गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम हिंदी के प्रयोगवाद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, यह विशिष्ट काव्य धारा 1943 से लेकर के 1953 के बीच में चली थी और अज्ञे के तार सप्तक 1943 से इस काव्य की शुरुआत हुई थी। तो प्रयोगवादी कवि जो है, उन्होंने कविताओं के अंदर नए नए प्रयोग किए, नए नए बिंब विधान लेकर के आए, नए नए उन्होंने उपमान गढ़े। और ये जो प्रयोगवादी कविता थी, ये एक प्रकार का कविताओं के अंदर प्रयोग था। इसमें इन कविताओं में कहीं ना कहीं निराशा का भाव था, कहीं ना कहीं कुंठा का भाव था, कहीं ना कहीं वैयक्तिकता का भाव था, कहीं ना कहीं इसमें जीवन के प्रति यथार्थवादी भाव था, जीवन की जो वास्तविकता है उसको प्रकट करने का भाव था। ये कविता कहीं ना कहीं प्रगतिवादी चिंतन से भी प्रभावित थी। इसके कई कवि जो है प्रगतिवादी चेतना को लेकर के भी साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। तो कहा जाए तो ये प्रगतिवादी चेतना के साथ साथ शुरू हुई थी और नई कविता में जा करके प्रयोगवादी कविता विलीन हो गई थी। वास्तव में नई कविता एक तरह से प्रयोगवादी कविता का विकसित रूप ही आप इसको समझ सकते हैं। तो मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, हम अपनी चर्चा को इन बिंदुओं पर ही केंद्रित करेंगे ताकि आपको प्रयोगवाद आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए, पहला बिंदु प्रयोगवाद की समय सीमा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 1943 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी है। इसी दौरान प्रयोगवादी काव्य रचा गया और तार सप्तक के माध्यम से इस कविता की शुरुआत हुई थी, जिसके प्रणेता थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उन्होंने 7 कवियों के संगठन को लेकर के 7 कवियों को लेकर के एक तार सप्तक की रचना करी थी और कुल 3 तार सप्तक रचे गए थे। उनमें सभी जो है, उन तीनों तार सप्तकों का संपादन अज्ञे के द्वारा ही हुआ था। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो तार सप्तक के अतिरिक्त पाटल और दृष्टिकोण आदि पत्रिकाओं में भी जो है प्रयोगवादी कविताओं को स्थान दिया गया था। तार सप्तक से वैसे शुरुआत मानी जाती है, लेकिन ये 2 पत्रिकाएं भी थी, पाटल और दृष्टिकोण। इनमें भी जो है शुरुआती प्रयोगवादी काव्य देखने को मिलता है। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी काव्य धारा के साथ ही विकसित हुई थी और नई कविता में विलीन हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि हम अज्ञे की भी बात करते हैं तो अज्ञे शुरू में छायावादी कविताएं लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रयोगवादी कविताएं रचने लगे और प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी उन्हीं को माना गया। तो कवि की प्रवृत्तियां चेंज होती हैं, युगीन परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो उनका असर काव्य पर भी पड़ता है और कवि को युगीन परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं कि वो काव्य के अंदर उन भावों को भी लेकर के आए। तो प्रयोगवादी कवियों के सामने यथार्थवादी चिंतन था, कहीं ना कहीं लोगों की कुंठाएं थी, पीड़ाएं थी समाज की, कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद की प्रधानता थी, कहीं ना कहीं उनकी स्वानुभूतियां थी। उन्हीं स्वानुभूतियों को, उन्हीं पीड़ाओं को, कुंठाओं को कवि ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया। प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। अस्तित्ववादी जीवन दर्शन यथार्थवाद से जुड़ा होता है, जिसमें जीवन की पीड़ाओं का अंकन किया जाता है, जीवन की छोटी छोटी सूक्ष्म कुंठाओं का वर्णन किया जाता है। यदि आप अज्ञे को पढ़ेंगे तो उनके जीवन में आप देखेंगे कहीं ना कहीं निराशा का भाव उनके काव्य में मिलेगा, कहीं ना कहीं आशा का भाव भी है, निराशा का भी भाव है, कहीं कुंठा का भाव भी है, कहीं आशा का भाव भी है, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा का भाव भी है। हर तरह के भाव उनके काव्य में आपको देखने के मिलेंगे। जैसा कि अज्ञे आपको पता है, उन्होंने दिनमान, प्रतीक और नव भारत टाइम्स और तीनों तार सप्तक का बड़ा सफल संपादन किया था। बड़े प्रख्यात किस्म के बड़े प्रख्यात कवि थे और इनका जो है चिंतन काफ़ी सशक्त था। अज्ञे प्रारंभ में छायावादी कवि थे, बाद में जैसा मैंने बताया प्रयोगवादी कवि हो गए थे। इन्होंने अपने काव्य में विद्रोह, निराशा और भावुकता के भावों का बड़ा सफल अंकन किया है। यदि मैं अगली बात करता हूं तो मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध, वो भी जो है प्रयोगवादी, काफ़ी प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि थे और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। और मुक्तिबोध जो है प्रगतिवादी दृष्टिकोण के कवि थे। इन्होंने अपने काव्य में प्रयोगवाद के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रगतिवादी चेतना को भी प्रकट किया है। यदि मैं अगले बिंदु पर बात करता हूँ तो सबसे मुख्य बात जो है प्रयोगवाद में, वो है तार सप्तक के कवियों को लेकर के चर्चा। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि पहले तार सप्तक में कौन से कवि थे, दूसरे तार सप्तक में कौन से कवि हैं, ये कवि कौन से तार सप्तक में था। तो मैंने उस दृष्टि से यहाँ तीनों तार सप्तक के सातों कवियों को इसमें यहाँ अंकित कर दिया है। पहले तार सप्तक में भी
7 कवि थे, दूसरे तार सप्तक में भी 7 कवि थे और तीसरे तार सप्तक में भी 7 कवि थे। और हर तार सप्तक में जो है 8 वर्ष का अंतर है। यदि पहला तार सप्तक 1943 में रचा गया तो 8 वर्ष बाद 1951 में दूसरा तार सप्तक रचा गया और तीसरा तार सप्तक 8 वर्ष बाद 1959 में रचा गया। तो एक ये प्रश्न भी बन जाता है, यदि आपको सन याद ना रहे तो आप केवल 8 वर्ष ध्यान रखेंगे। पहले तार सप्तक में 1943 में 8 जोड़ देंगे तो 1951 हो जाएगा, दूसरा तार सप्तक बन जाएगा यदि इसका वर्ष पूछते हैं आपसे परीक्षा में। और दूसरे में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो 1959 तीसरा तार सप्तक बन जाएगा। ये इनके 7 कवि हैं। पहले तार सप्तक के 7 कवि थे। सबसे पहले तो अज्ञे ही आते हैं, दूसरे उसमें गजानन माधव मुक्तिबोध है। अज्ञे का भी कई बार परीक्षाओं में पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो उनका पूरा नाम था सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तीसरे कवि हैं नेमी चंद्र जैन, चौथे कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, पांचवें कवि हैं प्रभाकर माछवे, छठे कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर और सातवें कवि हैं रामविलास शर्मा। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, प्रयोगवादी कवि कहीं ना कहीं प्रगतिवादी चेतना से भी प्रभावित थे। इसमें रामविलास शर्मा को ही ले लें तो उन्होंने काफ़ी सारी प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी हैं। उनकी मैंने एक कविता आपको प्रगतिवाद के दौरान सुनाई भी थी कि ओ मजदूर तू सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर। इस तरह की प्रगतिवादी चेतना भी प्रयोगवाद के साथ साथ उनके काव्य में देखने को मिलती है। ये पहले तार सप्तक के कवि थे। दूसरा तार सप्तक जो 1951 में रचा गया था, जिसके 7 कवि थे। असल में ये 7 कवि कौन थे? जिन्होंने अज्ञे के नेतृत्व में, तीनों तार सप्तक की यदि हम बात करते हैं तो इनके जितने भी कवि थे वो सभी अज्ञे को अपना नेता मानते थे और उनकी वैचारिक समानता के साथ ही अपनी समानता को मिला करके उन्होंने काव्य रचा था। इस कारण से जो है वो कहीं ना कहीं जो है हर सप्तक को हमने तार सप्तक ही नाम दिया और उसके जो नेता है अज्ञे ही माने गए। तो दूसरे तार सप्तक के 7 कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। भवानी प्रसाद मिश्र की तो आपने स्कूली पाठ्यक्रम में बड़ी प्रसिद्ध कविता सुनी होगी, सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए अनमने से ये जंगल, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है, झाड़ ऊंचे और नीचे आंख खड़े, झाड़ ऊंचे और नीचे चुपचाप खड़े हैं आंख नीचे, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए। इस तरह की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी स्कूली पाठ्यक्रम में भवानी प्रसाद मिश्र की, सतपुड़ा के जंगल। आपने धर्मवीर भारती का नाम भी सुना होगा, जिनकी अंधायुग रचना बड़ी प्रसिद्ध रही है, इनकी प्रसिद्धि का कारण रही है। कनुप्रिया इनकी रचना रही है। रथ का टूटा पहिया, रथ का पहिया आपने इनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध कविता सुनी है, जिसमें आपने मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंकना मत, किसी दिन ऐतिहासिक सामूहिक गति झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई, टूटे पहिए का आश्रय ले। इस तरह की कविताएं रच करके एक नया प्रयोग किया कविताओं के अंदर, एक नया यथार्थवाद प्रकट किया। अंधा युग के माध्यम से उन्होंने द्रौपदी की कथा को, महाभारत के प्रसंग को लेकर आधुनिक प्रसंगों में, आधुनिक संदर्भों में उसका आधुनिकीकरण करके एक नया प्रयोग किया। और इसके साथ साथ आपको पता है धर्मवीर भारती की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं ठंडा लोहा, कनुप्रिया, अंधा युग थी। और इसके साथ साथ इन्होंने धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी बड़ा सफल संपादन किया था और निष्कर्ष और आलोचना पत्रिकाओं का भी बड़ा सफल इन्होंने जो है संपादन किया था। यदि हम तीसरे सप्तक की बात करते हैं जो 1959 में शुरू हुआ था, इसके भी 7 कवि बड़े प्रसिद्ध थे। उनमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये 7 कवि अपने अपने प्रयोगवादी रचनाओं के हिसाब से काफ़ी प्रसिद्ध थे। नरेश मेहता को जो है संस्कृति बोध और मानव बोध का कवि माना जाता है और इन्होंने जो है संशय की एक रात इनकी बड़ा प्रसिद्ध खंड काव्य है। जैसा कि आपको पता है काव्य 3 प्रकार का होता है, एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य होता है, एक चंपू काव्य होता है। महाकाव्य वो होता है जिसमें किसी घटना का विस्तार से वर्णन किया जाता है, जैसे रामचरितमानस है, जैसे रामचंद्रिका है, रामायण है, महाभारत है, ये आपके महाकाव्य हैं। और खंड काव्य होता है जिसमें किसी बड़ी घटना के किसी एक खंड को ले लिया जाता है, जैसे आपने रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र पढ़ा होगा। कुरुक्षेत्र अपने आप में एक खंड काव्य है, उसमें महाभारत की घटना के केवल युद्ध
युद्ध भाग को ही जो उसमें ले लिया गया है। तो इस तरह से खंड काव्य होता है किसी बड़ी घटना के एक भाग को लेकर के उस पर चर्चा करना, और एक होता है चंपू काव्य जो गद्य और पद्य मिश्रित काव्य होता है, उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। तो इस प्रकार इन कवियों ने भी अपनी तीसरे सप्तक के कवियों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रयोगवादी काव्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसमें शमशेर बहादुर सिंह का नाम भी आता है जो मार्क्सवाद के समर्थक कवि थे। इन्होंने कहानी और नया साहित्य पत्रिकाओं का बड़ा सफल संपादन किया था। प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में आपको जैसा पता है नई कविता के रूप में हुआ। वास्तव में प्रयोगवाद और नई कविता एक ही धारा के विकास की दो धाराएं हैं, एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रयोगवाद का विकसित रूप ही नई कविता के रूप में सामने देखने को मिला, जो 1954 में जगदीश गुप्त की कविताओं से देखने को मिलता है। तो वास्तव में प्रयोगवाद का विकसित रूप ही नई कविता है, जो बाद में प्रयोगवाद के बाद शुरू हुई। तो प्रयोगवाद में कवियों ने नए नए प्रयोग करके अपनी चेतना से, अपने काव्य से हिंदी जगत को प्रभावित किया। तो मैं समझता हूँ इन सामान्य बिंदुओं से मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया, ये मेरी सामान्य अभिव्यक्ति आपको समझ में आई होगी। यदि मेरी सामान्य अभिव्यक्ति आपको असल तरीके से, अच्छे तरीके से, सफल तरीके से समझ में आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले किसी लेक्चर में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।